नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना। खबरों की ओर रुक करें उससे पहले नजर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 18 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में संख्या 3 करोड़ के पार चली गई है। गुजरात में अब तक 8,22,000 जितने कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। हमें ज़रूरत है कि अभी भी हम सावधानी ज़रूर बरतें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और अभी भी ज़रूरत ना हो तो घर के बाहर जाना टालें। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। आर्टिकल 370 हटाने के बाद पीएम मोदी ने ली कश्मीर नेताओं की बैठक, कई मसलों पर विचार विमर्श। मानहानि मामले राहुल गांधी सूरत कोर्ट में पेश, बोले मोदी समाज को नहीं कहा चोर। और करोड़ों की ड्रग्स के साथ पकड़ा गया फरार आरोपी हांगकांग से गिरफ्तार, लाया गया वडोदरा। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कश्मीर के मसले पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के करीब 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को राज्य के 14 दलों के नेताओं के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत गुपकार अलायंस के बड़े नेता भी मौजूद रहे। उनके अलावा गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में जम्मू कश्मीर से राजनीतिक गतिरोध खत्म करने और चुनाव कराने का रोड मैप तैयार करने की चर्चा की गई। इसके अलावा कश्मीर के विकास पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुपकार नेताओं संग विचार विमर्श किया। सभी चोर मोदी ही क्यों होते हैं, ऐसी टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी मानहानि के दावे में कई सालों से सूरत के चक्कर काट रहे हैं। आज एक बार फिर राहुल गांधी सूरत कोर्ट में पेश हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज गुरुवार को सूरत पहुंचे। राहुल गांधी को यहां एक स्थानीय अदालत में पेश होना था। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राहुल द्वारा दिए गए एक बयान के खिलाफ सूरत के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इसी मामले में राहुल गांधी की आज अदालत में पेशी हुई। राहुल ने अपने एक संबोधन में सारे मोदी चोर है की बात कही थी, जिस पर आपत्ति जताते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी। राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में बयान भी दर्ज कराया गया। राहुल गांधी ने अदालत में कहा कि उन्होंने किसी समाज के लिए ये बात नहीं कही, बल्कि चुनाव के दौरान एक राजनीतिक कटाक्ष किया था। इस मामले में उन्हें ज्यादा याद नहीं है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। सूरत की कोर्ट में पेशी से पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि द होल सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू हैव नो फियर। सूरत पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस के अग्रणी नेता अमित चावड़ा, हार्दिक पटेल, भरत सिंह सोलंकी के साथ एयरपोर्ट लॉन्च में ही बैठक की और प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द करने की घोषणा भी की। आज राहुल गांधी साहब के विरुद्ध में जो यहाँ पे केस करने में आया है, उसमें आज क्लोजिंग होने के बाद आज एफएस के स्टेज पे काम था और नामदार कोर्ट में राहुल गांधी साहब एफएस देने के लिए आए। उस टाइम में फरियाद पक्ष की तरफ से ज़्यादा साक्षी और पुरावे देना चाहते ऐसी एक अर्जी देने में आई, पर क्लोजिंग देने के बाद एफएस के स्टेज पे ये अर्जी दी गई है, तो नामदार कोर्ट ने उनकी अर्जी रिजेक्ट की और राहुल गांधी साहब का एफएस ले लिया है और 12-7 तारीख दलीलों के लिए दी है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, क्या नहीं, उन्होंने तो एक ही बात किया है कि उन्होंने किसी ज्ञाति को का अपमान हो या किसी का दिल दुखी ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल किया ही नहीं है। वो तो एक विरोध पक्ष की भूमिका में प्रजा के हित में जो भी शब्द बोलते प्रजा के हित में बोलते। आने वाले दिनों में कौन सी तारीख और क्या कुछ? आने वाली तारीख 12/7 है और उस टाइम पे तो दोनों पक्षों की दलीलें की जाएगी। 12 करोड़ के ड्रग्स मामले फरार आरोपी 10 साल बाद हांगकांग से पकड़ा गया है, जिसे ट्रांसफर वारंट के जरिए भारत लाया गया। 10 साल पहले वडोदरा शहर के एसएसजी अस्पताल से पुलिस बंदोबस्त को चकमा देकर विदेश फरार हुए ड्रग माफिया का कब्जा वडोदरा क्राइम ब्रांच ने हांगकांग से लिया है। क्षी जिग उर्फ रिचार्ड को अहमदाबाद एनसीबी द्वारा
नारकोटिक्स मामले में वडोदरा के मानेजा से 12 करोड़ के ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था, लेकिन बाद में आरोपी पुलिस को चकमा देकर विदेश भाग गया था, जिसे कई सालों बाद फिर से गिरफ्तार कर वडोदरा लाया गया है। आप सब जाणो छो कि वर्ष 2008 में एनसीबी द्वारा वडोदरा बायपास पास एक एमडी ड्रग्सનો કેસ કરવામાં આવેલો હતો, જેમાં આશરે 12 કરોડ રૂપિયાનું ડ્રગ્સ પકડવામાં આવેલું હતું, જેમાં ઝિંગ ફેંગ નામનો આરોપી સંડોવાયેલો હતો, એની સાથે અન્ય 2 આરોપી પણ સંડોવાયેલા હતા। આ જે ઝિંગ ફેંગ આરોપી છે એ વર્ષ 2011 માં એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતેથી પોલીસ કસ્ટડીમાંથી ફરાર થઈ ગયેલો હતો અને વડોદરાથી સુરત અને સુરતથી નેપાળથી એ કેનેડાનો પાસપોર્ટ ખોટો બનાવી અને હોંગકોંગ ખાતે પહોંચી ગયેલો હતો, જ્યાં ત્યાંના ઇમિગ્રેશન અધિકારીઓએ તેને પકડી પાડેલ હતો અને પકડ્યા બાદ એના ઉપર ત્યાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી હતી। એ પછી એના ઉપર ત્યાં મની લોન્ડરિંગ એક્ટનો પણ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો હતો અને એ 4 વર્ષ અને 4 માસ જેટલો જેલમાં ત્યાં રહેલો હતો। આ કાર્યવાહીના અંતે ત્યાંની સરકાર અને સંબંધિત સત્તાવાળાઓએ આપણને જાણ કરેલી, જેના અનુસંધાને પ્રત્યાર્પણ સંધિ હોય એટલે આપણી કાર્યવાહી અત્રે માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબે જે તે વખતે ચાલુ કરેલી હતી અને જે કાર્યવાહીના અંતે 2018માં એને સરેન્ડર કરવાનો ઓર્ડર કરવામાં આવેલો હતો, પરંતુ કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓ બહુ લાંબી હોય અને આ ઝિંગ ફેંગે પોતાની કાયદાકીય પ્રક્રિયામાં પોતાએ અપીલો કરેલી હતી અને અપીલોના અંતે તાજેતરમાં જ આજથી આશરે 1.5 માસ પહેલાં સુપ્રીમ કોર્ટ અને ત્યાંની ડીઓજે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ તરફથી હુકમ થયેલો અને એને ભારત સરકારને સોંપવાનો આદેશ કરવામાં આવેલો, જેના અનુસંધાને વડોદરા શહેર પોલીસે એમઈએ, એમએચએ, ઇન્ટરપોલ, ડીજીપી કચેરી અને રાજ્ય સરકારનો સંપર્ક કરી જે કંઈ કોરસ્પોન્ડન્ટ હતું તમામ કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી અને એમાં એસ્કોર્ટ ઓફિસર તરીકે મારી અને શ્રી કેરની માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબે નિમણૂક કરેલી હતી, જેને રાજ્ય સરકારે મંજૂરી આપેલી હતી, જેથી એનો પ્રત્યાર્પણ સંબંધે અમે એનો કબજો લેવા માટે 23 તારીખના રોજ દિલ્હીથી અમે હોંગકોંગ ગયેલા હતા અને જ્યાં કાયદાકીય કાર્યવાહી પૂર્ણ કરી આજરોજ એનો કબજો સંભાળી અત્રે લાવી વધુ તપાસ માટે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એસઓજી સોલંકીને સોંપ્યો। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को एडवांस टैक्स भरने पर रियायत दी जा रही है, जिसकी अवधि 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दी गई है। वडोदरा महानगरपालिका द्वारा आ कोरोना काल ने ध्याने राखे अने कोईपण नागरिक जो एडवांस टैक्स भरे खास करीने રહેણાંક विस्तारमां तो एमने वेरामांथी 100%, 50%, 10% एवी अलग अलग मुक्ति आपवामां आवी छे। अगाऊ आ मुक्ति छे ए आप बधा जाणो छो ए प्रमाणे 30 जून 2021 सुधी हती। आ मुक्तिने વધુ 1 મહિનો લંબાવીને 31 जुलाई 2021 સુધી કરવામાં આવેલી છે। તો મારી તમામ વડોદરા શહેરીજનોને અપીલ છે કે 31 जुलाई 2021 પહેલાં આપનો તમામ પાછળની બાકી સહિતનો ટેક્સ ભરપાઈ કરો અને આ જે વેરામુક્તિનો યોજના છે એનો મહત્તમ લાભ મેળવો। रथ यात्रा के आयोजन से कुछ दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराने की पौराणिक परंपरा को निभाया जाता है। इस क्रम में आज गोत्री इस्कॉन मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आषाढ़ महीने की दोज के दिन भारत में श्रद्धा के साथ रथ यात्रा के आयोजन होते हैं। रथ यात्रा के उपलक्ष्य में गोत्री के इस्कॉन मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ जी के महाअभिषेक का आयोजन किया गया। भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का हर वर्ष की तरह पारंपरिक रूप से इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट की ओर से महाअभिषेक आयोजित किया गया। इस मौके पर सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायक सीमा मोहिले, मनीषा वकील, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भार्गव भट्ट, इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद स्वामी की उपस्थिति रही। ऐसे धार्मिक मान्यता है कि स्नान कराने से भगवान बीमार हो जाते हैं। ऐसे में रथ यात्रा के 15 दिन पूर्व उन्हें स्नान कराकर 15 दिन एकांतवास में रखा जाता है। इन दिनों में भगवान भक्तों को दर्शन भी नहीं देते, सिर्फ मंदिर के पुजारी ही भगवान की सेवा पूजा करते हैं। इस दौरान भगवान को काढ़ा और तरह तरह की औषधि पिलाकर उनका उपचार भी किया जाता है और फिर दोज के दिन भगवान स्वस्थ होकर नगरजनों को दर्शन देने खुद भ्रमण पर निकलते हैं। वैसे इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सरकार रथ यात्रा के आयोजन को लेकर असमंजस में है और जल्द सरकार इस पर निर्णय ले सकती है।
इस्कॉन के द्वारा ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के कार्यक्रम निमित्त हम भगवान को यही प्रार्थना करेंगे कि बड़ौदा महानगरी में अच्छा बारिश रहे, सुख समृद्धि रहे और सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। यही जगन्नाथ जी का आदि आशीर्वाद हम सब पर रहे। आज प्रार्थना भी की है कि भगवान, ये बारिश का मौसम है, भारत भर में आप इतना बारिश देना कि जमीन भी तृप्त हो जाए, हमारे धरती पुत्रों को भी संतोष हो जाए। साथ में कोविड महामारी में लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है, कोरोना की दूसरी लहर भी चली गई है, लेकिन अभी ये भी भय है कि तीसरी लहर आने वाली है। भगवान तीसरी लहर ही नहीं लाने का, और हमारे जो मानवीय जीवन है, पशु है, सभी के लिए ये कोरोना न रहे, और साथ में सभी लोग पहले जैसे अपना जीवन की शुरुआत करें, ऐसा भी भगवान से प्रार्थना की है। भगवान जगन्नाथ जी की 39th स्नान यात्रा है। परंपरागत तरीके से आज भगवान बाहर निकले, उनका भक्तों के द्वारा 691 भोग अर्पण किया गया, उनकी पूजा आरती हुई, उनका अभिषेक चल रहा है और आज से भगवान का पट बंद होगा। आषाढ़ी सुद 20 के दिन रथ यात्रा बड़ौदा रेलवे स्टेशन से निकलेगी। भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए शहर परिभ्रमण के लिए निकलेंगे, लेकिन सरकार और प्रशासन का जो गाइडलाइन होगी उसी के अनुरूप रथ यात्रा निकलेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज़। I'm the joy. युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। युग धर्म स्टेशनरी, कालाघोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC। VNM न्यूज अब टीवी, यूट्यूब और फेसबुक के साथ साथ अवेलेबल है आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर में भी। VNM टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और रहे शहर की खबरों से अपडेट। तो आज ही अपने प्ले स्टोर में जाइए, VNM टीवी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और एक क्लिक पर ही देखिए शहर की ताज़ा तरीन खबरें दिन भर। वडोदरा में ओलपादरा रोड पर वैक्सीन इंस्टीट्यूट परिसर में नया कलेक्टर कार्यालय बनाया जा रहा है, जिसका नवनियुक्त जिलाधीश RB बारड़ ने जायजा लिया। वडोदरा के नवनियुक्त जिलाधीश RB बारड़ ने वैक्सीन इंस्टीट्यूट परिसर में बन रहे नए कलेक्टर कार्यालय की इमारत का निरीक्षण किया। इस निर्माण संबंधी जानकारी लेते हुए जिलाधीश ने मैप के आधार पर निर्माण की समीक्षा की। इस मौके पर कार्यवाही कलेक्टर दिलीप पटेल और अन्य विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति रही। फिलहाल कलेक्टर कार्यालय गायकवाड़ के जमाने की इमारत में कार्यरत है। ऐसी ही भव्यता का एहसास कराते हुए नई इमारत का डिजाइन तैयार किया गया है, जो नए जिलाधीश के मार्गदर्शन में जल्द बनकर तैयार होगी। कहा जाता है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप मन में ठान ले तो किसी भी उम्र में आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसी बात को साबित किया है शहर की 67 वर्षीय डॉक्टर उषा लोढ़ाया ने। ऐसा माना जाता है कि जीत और हार हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया जाए तो हार है और ठान लिया जाए तो जीत है। जी हाँ, ऐसी ही सोच के साथ जिन्होंने ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाए, ये सोच के साथ में आगे बढ़े उषा लोढ़ाया जी। जी हाँ, उम्र है,
67 ईयर और उन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है और वो भी जैनिज़्म में। ये बात जब मैंने सुनी, ये न्यूज़ जब मैंने पढ़ी, तो सबसे पहला जो मुझे ख्याल आया था वो ये था कि समाज में हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जो एक समय पर सोच लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, एक समय पर ये सोच लेते हैं कि बहुत हो गया, ठीक है, अब ज़िंदगी सुकून से है, आराम से है, अब कुछ नहीं करना है। ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत कुछ कर सकते थे, उम्र भी उनकी बहुत ही यंग, और उसके बावजूद हार मान लेते हैं और फिर इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हम देखते हैं। 67 साल की आयु में जिस शख्सियत ने ये सोचा कि मुझे डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए और वो भी जर्नलिज्म में। उषा जी, सबसे पहले तो वीएनएम परिवार की ओर से और पूरे वडोदरा की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको नमस्कार। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ગુરુ મહારાજ પાસેથી જ પ્રેરણા મળી. એમણે જ અમને લોકોને તૈયાર કર્યા કે ભાઈ કોઈ કેવો સબ્જેક્ટ પસંદ કરો કે જનરલ બધાને સમજાય અને બધા એને અનુભવી શકે. એ પ્રેરણાદાતા બી એ જ છે અને આ અભ્યાસક્રમના બી પ્રેરણાદાતા એ જ મહારાજ સાહેબ છે, જયદર્શિતાસિંહ મહારાજ સાહેબ. અને એમણે જ્યારે પીએચડી લીધી, એમણે પીએચડીની ડિગ્રી કરી ત્યારે આપણા આ જ ઘરમાં એ ઉતરેલા. અને ત્યારે મને એમને જોઈને પ્રેરણા થઈ છે. અત્યારે આ જે સ્ટેજ પર હું પહોંચી, એમણે જ્યારે ડિગ્રી લીધી એ જોઈને મને એ પ્રેરણા થઈ કે હું બી ક્યારેક આ સ્ટેજ પર પહોંચું કરીને. એટલે મેઇન પ્રેરણાદાતા મારા ગુરુ મહારાજ છે. એની સાથે મારા ગાઈડ છે જે રશ્મિબેન ભેદા, એમણે મને બહુ જ સહાય કરી છે. બધી જ બાબતમાં જે ઝીણી ઝીણી મિસ્ટેકો મારી હતી એ બધી સુધારી અને બધી રીતે મને સમજાવી અને સરસ રીતે ટ્રેન કરે છે. આવી જ્યારે સિચ્યુએશનમાં એક ફિમેલ જીવતી હોય ત્યારે બહુ જ બિંદાસ જીવન જીવવાનું વિચારે કે બધું જ સારું છે તો હવે મારે શું કરવું છે. પણ તમે એવું ના વિચાર્યું, તમે એવું વિચાર્યું કે ના, હું આગળ ભણું અને એક એવા સ્ટેજ પર પહોંચ્યા છો તમે જ્યાં આગળ લગભગ મહિલાઓ એક સમય સુધી જ વિચારતી હોય છે, એક સમય પછી બંધ કરી દેતી હોય વિચારવાનું કે હવે ભણવું નથી, કે હવે કશું બીજું કરવું નથી. તો એના વિશે શું કહેશો? એ સતત તમારા દિમાગમાં કેવી રીતે તમે જારી રાખ્યું કે ના, મારે પૂરું કરવું જ છે? એક જીજીવિષા, બસ ડૉક્ટર બનવાની જે જીજીવિષા હતી એ અહીંયા કામ કરી ગઈ છે. બસ એની પાછળ હું, અને મને આનંદ જ આવતો હતો. જે અભ્યાસ કરતી હતી એમાં મને અતિશય આનંદ આવતો હતો. મને કોઈ દિન દુનિયાની ખબર નહોતી. મારા ઘરમાં વહુ આવી પછી હું એકદમ ફ્રી થઈ ગઈ છું. એટલે મને કોઈ સંસારની ટેન્શન નહોતું કે ઘરનું ટેન્શન નહોતું. એટલે રિલેક્સ થઈને શું કરું, જ્ઞાનની અર્ચના. આપણને અનંત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવાની જ છે. જીવને છેલ્લે અનંત જ્ઞાનની જ પ્રાપ્તિ કરવાની છે. તો જ્ઞાન જ હું શું કામ એને ન અપનાવું, બસ એ ભાવ હતા મારા. कोई भी काम करने की आप ठान लेते हो तब आपका परिवार आपके संग हो तो डेफिनेटली सक्सेस मुमकिन होगी. और उषा जी के परिवार से उनका बेटा और बहू मेरे साथ है जिनसे बात करेंगे. मम्मी ने अभी 67 में अभी पीएचडी किया है, तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं. हमारे घर के सारे, मेरी ननंद, चाचा चाची, वक्त सबके वो रोल मॉडल हो गए. अभी सबके इंस्पिरेशन हो गए. अभी कोई भी, बहुत सारे जन हैं जो मेरी चाची वगैरह भी, वो सब चाहती हैं कि हम भी करें मम्मी को देख के. तो वो हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मम्मी ने एक रोल मॉडल बन गए और हमारे सोसाइटी में, हमारी फैमिली में अब सब उनको देख के करना चाह रहे हैं. तो उससे हमको बहुत खुशी मिलती है. पापा को खोया और उसके बाद भी ये काम जारी रखा आपकी मम्मा ने. मैं खुद काफ़ी डरा हुआ था. मुझे खुद को पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा. इन बिटवीन मम्मी का ये पीएचडी का स्टडीज़ चल रहा था, फाइनल स्टेजेस पे था, वो थीसिस लिख रहे थे. तो मुझे थोड़े से क्वेश्चंस उस टाइम पे थे कि ये कैसे होगा. लेकिन जैसे मम्मी ने बताया कि हमारा जो धर्म है, जैन धर्म, वो पूरा
त्याग पे है, अहिंसा पे है और तप पे है। तो वो तप में से तो मेरे को पास होना ही था कि ये कैसे होगा। और धर्म जो साथ में रहा हमारे, उसके वजह से क्या हुआ कि जैन धर्म के जो संस्कार है हमारे में, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उस टाइम पे एक मिरेकल ये हुआ कि मम्मी ने स्टडीज़ को इतना जल्दी अडॉप्ट किया कि मेरा डर भी उन्होंने निकाल दिया उस टाइम पे कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। वो मम्मी को देख के मेरे अंदर भी एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। और मेरी प्रेरणा मम्मी बनी उस टाइम पे। उन्होंने वो स्टडीज़ को अडॉप्ट कर लिया। उससे दो चीज़ हुई, एक तो मम्मी खुद को डाइवर्ट कर सकी, वो दुख में से खुद को डाइवर्ट कर सकी और उन्होंने वो गोल पूरा किया। उनको ये भी था कि पापा ने काफ़ी उनको इंस्पायर किया था उस टाइम पे, और पापा काफ़ी उनके साथ जुड़े रहे इसके अंदर। हर जगह पे बुक्स, साहित्य ढूंढने जाना, बुक्स ढूंढने जाना, उनके लिए उनके साथ चलते रहे वो। तो मम्मी को भी ये था कि उनका भी ड्रीम था वो मैं पूरा करूं, और मम्मी भी खुद डाइवर्ट हो गए उसके अंदर। उससे हम लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिली और हम लोग उनको सपोर्ट करते रहे कि आपको जो करना है, जो ठीक लगे, जैसा करना है वैसा आप कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट के तरफ आप इतने नज़दीक पहुंच गए, अभी थोड़े के लिए छूट जाएं उससे तो आप कंटिन्यू करें और आपको जो भी सपोर्ट चाहिएगा हमसे मिलेगा। आज इतना प्राउड फील हो रहा है हमको कि उन्होंने ऐसे दौर में से भी निकल के हमको भी इंस्पायर किया और खुद ने स्टडी ख़त्म किया। तो सोमा तालाब इलाके में प्लास्टिक के कचरे से गंदगी फैलाने वाले लोगों से स्थानीय निवासी काफी परेशान थे, जिस पर आखिरकार वडोदरा महानगर पालिका ने कार्यवाही की है। डभोई रोड पर सोमा तालाब इलाके में वार्ड नंबर 3 में दूधिया तालाब निकट कुछ कबाड़ी रहते हैं जो यहां प्लास्टिक का कचरा एकत्रित करते हैं। ये कबाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया का केमिकल वाला प्लास्टिक भी इसी इलाके में लाकर गंदगी फैलाते हैं। प्लास्टिक के कचरे से आवाजाही करने वाले लोगों को भी दिक्कतें आती है। ऐसे में वार्ड नंबर 3 के अधिकारियों द्वारा इन कबाड़ियों को नोटिस दिया गया है। આજે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 3 વિસ્તારના આપ જોઈ શકો છો દુધિયા તળાવ વિસ્તારની અંદર દુધિયા તળાવને ફરતે જે પ્લાસ્ટિક ભંગારના વેપાર કરતા લોકોએ જે પ્લાસ્ટિક મૂકવામાં આવેલું હોય તેઓને નોટિસ પણ પાઠવવામાં આવી છે સ્વચ્છતાની, તથા એ તમામ પ્લાસ્ટિક છે એ દૂર કરવામાં આવેલું છે। हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत की पूजा कर पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। आज वडोदरा में भी श्रद्धा के साथ व्रत की पूजा की गई। हर वर्ष जेठ महीने की पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत का पूजन करने की भारत के कई राज्यों में परंपरा है। ये पर्व मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत दक्षिण भारत के कई इलाकों में मनाया जाता है। इस व्रत को शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है और वट यानी बरगद के पेड़ का पूजन करती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिवस पर राजकुमारी सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। वडोदरा की महिलाओं ने भी आज उत्साह के साथ ये व्रत रखा और विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार से सज्ज होकर पूजा करने पहुंची। कोतरी के पारेश्वर महादेव मंदिर में विवाहित महिलाओं ने श्रद्धा के साथ वट वृक्ष की पूजा करते हुए पति के लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की। वट सावित्री व्रत के मौके पर सूत के धागे के साथ वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए महिलाओं ने परंपरा को निभाया। आज वट सावित्रीનું વ્રત છે। પતિના લાંબા આયુષ્ય માટે અમે વ્રત કરી રહ્યા છે। જેમ કે સાવિત્રીએ સત્યવાન માટે કર્યું હતું, સત્યવાનને યમરાજ લઈ ગયા હતા તો સાવિત્રી તેના પ્રાણ યમરાજ પાસેથી બચાવી લાવી હતી। અમારા પતિના લાંબા આયુષ્ય માટે અમે આજે આ વ્રત કર્યું છે। વટ સાવિત્રીનું મહત્વ એ છે કે સત્યવાન એટલે સાવિત્રીના પતિના પ્રાણ યમરાજે હરી લીધેલા, એટલે યમરાજ પાસે જઈ અને સાવિત્રી એના પતિના પ્રાણ પાછા લઈ આવી। એટલે દરેક સ્ત્રીઓ આજે તમે જોઈ રહ્યા છો, ઘણા બધી સ્ત્રીઓ એમના પતિના આયુષ્ય માટે આ વડનું પૂજન કરે છે। હવે ટીપો ટીપો કરીને પંચામૃત ગણપતિ દાદા ઉપર ચડાવી દેજો। वडोदरा के अन्य मंदिरों में भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने श्रद्धा के साथ वट वृक्ष की पूजा करते हुए अपने पति के लिए सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना की। वड़मा भगवान
વિષ્ણુનો વાસ છે પ્લસ ભગવાન બ્રહ્મા, અને આજે બ્રહ્મા અને સાવિત્રીનું મેન મહત્ત્વ છે. બ્રહ્મા અને બ્રહ્માની, એને બ્રહ્મા અને બ્રહ્માની કહેવામાં આવે છે. અને તે દિવસે આ સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ આજે ઉપવાસી રહીને ફક્ત અને ફક્ત ખાલી કેરી અને દૂધ અને એવી જ વસ્તુઓ લઈને તમારે આખો દિવસ ઉપવાસ કરે છે અને આનું પૂજન અર્ચન કરે છે. कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष घरों में भी वट सावित्री व्रत की पूजा का आयोजन किया गया। खासकर उद्यापन करने वाली महिलाओं ने मांजलपुर के एक घर में एकत्रित होकर श्रद्धा के साथ व्रत का उद्यापन किया। આજે જે પૂજન છે એ વડ સાવિત્રીના વ્રતનું ઉદ્યાપન છે. જે સ્ત્રીઓ ઘણા વર્ષોથી વ્રત કરતી હોય છે એ વ્રતની આજે ઉજવણી છે અને એમાં પણ આ બધી સ્ત્રીઓએ સામૂહિક રીતે વડ સાવિત્રીના વ્રતનું ઉદ્યાપન અને ઉજવણીનો આખો કાર્યક્રમ રાખેલો છે. एक और वडोदरा शहर में स्मार्ट सिटी की बड़ी बड़ी योजनाएं और दूसरी ओर वडोदरा शहर के लोगों को स्वच्छ पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, जिस पर माली मोहल्ले के निवासियों ने आवाज उठाई है। वडोदरा शहर के नागरवाड़ा इलाके में वार्ड नंबर 8 के माली मोहल्ला में पिछले कई वक्त से दूषित पानी की समस्या से लोग परेशान हैं, बीमार पड़ रहे हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। उसके बावजूद यहाँ दूषित पानी की समस्या हल नहीं होने से एक बार फिर गंदे पानी के साथ मेयर केवल रोकोड़िया को मामले से अवगत कराया गया। જે નાગરવાડાના માળી મોહલ્લાની અંદર જે રહીશોને પાણી ગંદુ પહોંચે છે એવી ફરિયાદ લઈને અને એની સાથે જે બહેનો ઝાડા ઉલટીના કેસના કારણે એક્સપાયર થયા છે એના બાળકો સાથે આવ્યા હતા. તંત્ર વડોદરા શહેરની અંદર કોરોના કાળ હોય અથવા અન્ય કોઈ પણ કારણસર હોય, જે કે આવા બાળકો હોય છે અથવા તો જે વ્યક્તિ એક્સપાયર થતા હોય છે, આ તમામ માટે સંવેદના ધરાવે છે. જ્યાં સુધી વાત આ બાળકોના ફ્યુચરની છે ત્યારે આ બાળકોને આરટી હેઠળ બી સમાવી લેવાય એ પ્રમાણેની પણ અમે વાત કરી છે. અને પાણી જે આજે પણ ત્યાં ગંદુ પહોંચે છે એવી ફરિયાદ છે, ત્યારે તંત્રએ ત્યાં પાણીના સેમ્પલના રિપોર્ટ પણ કઢાવ્યા છે. એ પાણી પીવાલાયક છે એવા રિપોર્ટ પણ આવ્યા છે. આમ છતાં ફરીવાર એમની રજૂઆતના આધારે કાલે ફરી એકવાર રિપોર્ટ નીકળશે અને એમાં એમને ફરતી રિપોર્ટ અમે પાણીના પહોંચતા કરીશું. અમે નાગરવાડા માળી મોહલ્લાના રહેવાસી છે અને આજે અમારા નાગરવાડા માળી મોહલ્લામાં એક માતમ જામી ગયું છે કે જવાન બૈરાઓ એક્સપાયર થઈ ગયા છે, નાના છોકરાઓ રખડી ગયા છે અને પાણીનું પ્રદૂષણ ગંદુ આવવાના લીધે ઝાડા ઉલટીના બીમારીના કારણે મરી ગયા. અત્યારે હાલના તબક્કામાં ઘણા કેસ ઘરમાં દવાખાનેથી રજાઓ લઈને ઘરે આવ્યા છે અને અમે આર્થિક સહાય માટે આવ્યા છે. કારણ કે હવે મા નથી રહી, પણ જીવનની અંદર એક વસ્તુ રહી છે કે અમે વ્યાજે રૂપિયા લઈને માને બચાવવાની કોશિશ કરી છે, છતાં અમારે આર્થિક સહાયની એક અમારા ભથ્થુભાઈ સાહેબ અમને આયોજન પત્ર આપવાની વાત કરી, તમે આપ્યું છે. વિરોધ પક્ષી નેતા જેવો ભથ્થુભાઈ આજે અમારી સહાય તરીકે આવ્યા. અમારા ઇલાકાના ભાજપના કાર્યકર્તાઓ ચૂંટણીને આવ્યા, પણ અમારા માટે કોઈ સહાયમાં કે અમને પૂછવા નથી આવ્યા. હજુ પાણી ગંદુ આવ્યા કરે છે ને બધા ઘરના માણસો ગભરાઈ ગયા તો પાણી નહીં પીતા, બહારના જગ વેચાઈને પાણી વેચાતા, રોજના જગ 60 રૂપિયાના સવાર બપોર 7 ત્રણ જગ મંગાવીને પાણી પીને છોકરાઓને કરે છે અને એમાંથી જ રાંધે છે. મારું નામ ઈશ્વરભાઈ કાળુભાઈ માળી છે. માળી સમાજ સેવા સંગઠનનો કાર્યકર્તા. મેયર સાહેબને રજૂઆત કે આર્થિક સહાય મળે તે બાબતમાં, કારણ કે જે આર્થિક સહાય એટલે કે ઘરનો માણસ રિક્ષા ચલાવતો પૈસા કંઈ 50,000 60,000 કંઈથી લાવીને આ સહાય દવાખાનાની ફી ભરે, પણ વ્યાજે રૂપિયા ગમે તેથી લઈને બી સહાય માને પત્નીને બચાવવા, બાળકોની માને બચાવવા માટે કોશિશ કરેલી, પણ છતાંય આ બેન બચ્યા નથી 3 અને આશ્વાસનમાં અમને મેયર સાહેબે કીધું કે અમે રજૂઆત કરીને આગળ તમારા માટે કંઈક કાર્યક્રમ વિચાર કરીશું. આટલી અમને રજૂઆત અમારી આને ઘણો ધન્યવાદ છે મેયર સાહેબનો કે અમારા માટે આટલું અમારી મનથી દિલથી બાળકોને ચોકલેટ બી સાહેબે સારા દિલથી ખવડાવી અને અમને ભણવાની બી આગળનું આયોજન બી મેયર સાહેબે કીધું છે. गोत्री की महिला का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर उसे डराने धमकाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। गोत्री के बुजुर्ग वकील द्वारा एक महिला का वीडियो वायरल किया गया होने का मामला पिछले कई दिनों से वडोदरा शहर में चर्चा बना हुआ है।
इस मामले महिला ने गोत्री पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा रही है। जे वकील साहेबનો વિડીયો વાયરલ થયો છે, એમના આસિસ્ટન્ટ મતલબ એમની જોડે વકીલાત કરતા બહેનનો સાથેના એમના જે કોઈ પણ બનાવ છે એના સંબંધીનો વિડીયો હતો। એ વિડીયોના અનુસંધાને ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં ભોગ બનનાર બહેન જે છે એણે અત્રે પોલીસ સ્ટેશને આવીને ફરિયાદ કરેલી। તેઓની ફરિયાદ મુજબ પોતે વકીલાતનો અભ્યાસ કરી અને આ જે આરોપી છે આ કામના વિઠ્ઠલભાઈ પંડિત એમના જોડે આસિસ્ટન્ટ તરીકે નોકરી કરતા હતા। એ દરમિયાનમાં આ એમના જે સિનિયર એડવોકેટ છે એમણે એમને ડરાવી દાદ ધમકી આપી અને એમના અમુક વિડીયો જે શોભાસ્પદ ન હતા એવા વિડીયો એમની જોડે મેળવી લીધેલા અને એના આધારે એમને બ્લેકમેલિંગ કરીને અથવા ડરાવી ધમકાવી અને અવારનવાર મોડી રાત્રે કોલ કરી અને સામે એમને ફરજ પાડતા હતા। જે કે એ રીતના ઊભા રહેવા અને એવી પરિસ્થિતિમાં ઊભા રહેવા માટે ફરજ પાડતા હતા। આવી તેઓની રજૂઆત હતી અને એમની ફરિયાદ તેઓના લખાવા પ્રમાણે લખી લઈ અને આ ગુનાના કામે તપાસ ચાલુ કરવામાં આવેલી છે। હાલમાં આ તપાસની અંદર જે એડવોકેટ પંડિત છે એમની શોધખોળ ચાલુ છે। આ ગુનાના કામે ફરિયાદીના જે ફરિયાદીએ જે નંબર આપ્યો હતો, જે નંબરમાંથી એમના ઉપર વિડીયો આવેલા, એ બાબતે પૂછતા ફરિયાદીએ એવું જણાવેલું કે એ જે નંબર પરથી વિડીયો આવેલો હતો એ નંબરની ખાતરી કરતાં આ વિડીયો એ આજે આરોપી વકીલ મિત્ર છે એમના વાઇફના મોબાઈલમાંથી આ વિડીયો વાયરલ થયેલો હતો એવી હકીકત જાણવા મળેલી છે અને આ બાબતે વધુ તપાસ અને પૂછપરછ ચાલુ છે। જ્યારે એમના પતિ છેલ્લી વખત ઘરે આવેલા ત્યારે આ પોતાનો મોબાઈલ ભૂલી ગયા હતા। ત્યારે એમણે એ મોબાઈલને ચેક કર્યો તો એમાં એમને આ બધા આવા પ્રકારના અને અમુક અશ્લીલ ફોટા જોવા મળેલા અને એ એમણે જોયા ત્યારે એમને થયું કે આ અન્ય કોઈના વિડીયો છે, પણ એમણે એ બેનને ઓળખતા હતા એમના આસિસ્ટન્ટને, એટલે એ ફોટા એ જે કંઈ પણ વિડીયો હતા એ એમણે જે ફરિયાદી બેન છે એના પતિના મોબાઈલમાં મોકલી આપ્યા। वडोदरा शहर में रात 9 बजे बाद रात्रि कर्फ्यू लग जाता है। उसके बावजूद शहर में चोरी की घटनाएं धड़ल्ले से दर्ज हो रही है। वाखुड़िया रोड पर जलाराम नगर में चोरी की घटना सामने आई है। यहां रहने वाले घर मालिक रामलाल खट्टीक अपने परिवार के साथ सो रहे थे। उस दौरान कुछ चोरों ने घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर और नगद की चोरी कर ली, जिसकी शिकायत पानीगेट पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। 81 जलाराम नगर છે વેકુંઠ સોસાયટી પાસે વાઘોડિયા રોડ મેં રહું છું અને મારા ઘરમાં રાત્રે આશરે 3 થી 4 ના આશરે ચોરી થઈ છે। 3 લાખ રોકડા 3 ને 20 રોકડા હતા ને સોના ચાંદી દાગીના 5 તોલા સોનું હતું, 500 ગ્રામ જેવું 600 ગ્રામ જેવું ચાંદી હતી। આશરે 5 થી 6 લાખની જેવું ચોરી થઈ છે ને પોલીસવાળા અરજી લેવાની ના પડે કે કાચી અરજી આપી દો કે બિલ લાવો એવું કહે છે કે બિલ લાવો। મેં કહું બિલ લાવો મારા બાપ દાદાની છે, મેં કહીથી બિલ લાવું, બિલ નથી મારી જોડે, ખાલી હવે જે રોકડા છે મારા હોટલના ટુકડેના પૈસા છે ને હવે કે અરજી ખાલી કાચી અરજી લેવાની કહે છે અને બાકી ફરિયાદ લેવાની ના પાડે છે। આ તોડી છે અહીંયા લોક તોડીને આ તોડી છે અહીંયા લોક તોડીને આ ઇન્ટરલોક અંદર ઇન્ટરલોકમાં તોડી। उपलेटा के एक वकील ने उनके खेत में चंदन और मिलिया डूबिया की फसल लेकर गुजरात में एक अनोखी पहल की है। भारत के किसान भी अब आधुनिक और नई फसल लेने की हिम्मत कर रहे हैं। राजकोट जिला के उपलेटा के एडवोकेट जिग्नेश चंद्रवाड़िया ऐसे ही किसानों में शामिल हैं जो अपने खेत में चंदन की खेती कर रहे हैं और चंदन के साथ उन्होंने मिलिया डूबिया की फसल भी ली है। यह दोनों पेड़ कीमती माने जाते हैं। ऐसे में किसान को आने वाले सालों में अच्छे आर्थिक मुनाफे की आस है। पिछले 4 सालों से वे चंदन की खेती करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मेहनत उन्हें लगातार 10-12 साल तक करनी पड़ेगी। ऐसे में धीरज के साथ कुछ नया करने की चाह में किसान जिग्नेश चंद्रवाड़िया जुटे हुए हैं। मारू नाम जिग्नेश डी चंद्रवाड़िया, हूँ उपलेटानो રહેવાસી છું, बाय प्रोफेशनल हूँ एडवोकेट छूँ
અને ખેતીવાડીનો મને શોખ હોય, જેથી ઉપલેટા તાલુકાના ભાંગ ગામે મેં એક ચંદન તથા મિલિયા ડ્યુબિયાનું 10 વીઘામાં વાવેતર કરેલ છે. ચંદન એક સોનું છે. ચંદનની આવક 15 વર્ષે થાય છે, પણ એક ઝાડવું તમને 1.5 થી 2 લાખ રૂપિયા જેવી ઇન્કમ આપે છે. અને મિલિયા ડ્યુબિયા જે છે તે એનું પરોપજીવી ઝાડ હોય. ચંદન પોતાનામાંથી જમીનમાંથી પોષણ નથી મેળવતું, પણ બાજુના ઝાડમાંથી પોષણ મેળવતું હોય, જેથી મિલિયા ડ્યુબિયા વાવવું જરૂરી હોય. અને મિલિયા ડ્યુબિયા જે ઝાડ છે તે પ્લાયવુડના બિઝનેસમાં કામ આવે છે. મારું માનવું છે કે તમામ ખેડૂતોએ પોતાના શેઢે પારે ચંદનનું વાવેતર કરવું જોઈએ. એક લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, આવનારી પેઢી માટે બહુ ફાયદાકારક છે. ચંદનમાં કોઈ પણ પ્રકારની માવજત કરવી પડતી નથી. ચંદનમાં માત્ર ને માત્ર ઉધીની દવા અને પાણી આપવું પડે છે, જેથી ચંદન વાવવું હિતાવહ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટ બહુ વધારે છે અને હાલમાં ચંદનની 300% ડિમાન્ડ સામે 30% જ આપણું. भावनगर जिला के गांव में मामलतदार के आदेश के बावजूद पेट्रोल पंप मालिक किसानों के फसल लेने में बाधा डाल रहे हैं, जिससे किसान आर्थिक परेशानियों में घिर गए हैं। भावनगर जिला के वल्लभीपुर से जूनाराम पर जाने वाली सड़क पर पेट्रोल पंप मालिक सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यहां के राजनाथ पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा किसानों की हजारों बीघा जमीन का पानी रोक दिया गया है, जिससे किसानों को फसल लेने में दिक्कत आ रही है। इस मामले रामपर गांव के किसानों ने मामले की शिकायत करनी चाहिए, लेकिन पेट्रोल पंप के मैनेजर द्वारा किसानों को धमकाकर बाहर निकाल दिया गया है, जिस पर किसानों ने रोष जताया। હું જૂનારામપર ગામનો સરપંચ છું. હાલ અમારા ખેડૂતનો અને અમારો પ્રશ્ન એ છે કે આ લક્ષ્મી પેટ્રોલિયમ હાલ નવું નામ રાજનાથ પેટ્રોલિયમ આપવામાં આવ્યું છે. હવે આ પેટ્રોલ પંપના માલિકે ખરેખર રોડની સેન્ટ્રલ લાઇનથી 42 મીટર એટલે કે જે ઓલી ઓવડી છે ત્યાં સુધીની સરકારના નીતિ નિયમ મુજબ જગ્યા છોડવી પડે. કે આ એની મનમાનીને કારણે અહીંયા આદેશ ઊભી કરી દીધી છે. અહીંયા અમારા ગામની 1500 થી 2000 વીઘા જમીન છે, એ છેલ્લા 3 વર્ષથી ડૂબમાં ગઈ છે અને 3 વર્ષથી અમારા ગામના ખેડૂતો પાયમાલ થઈ ગયા છે. આજે એનું આજીવિકાનું સાધન છે કે ચોમાસું પાક લઈ શકે. અહીંયા આડી દિવાલ કરવાના કારણે આ પાણી ભરાવાથી અમારા ગામના ખેડૂતો અને વલ્લભીપુરના ખેડૂતો કોઈ પણ પ્રકારનો પાક લઈ શકતા નથી અને ઘણા બધાની જમીનો ડૂબમાં જવાથી આજે બેરોજગાર બન્યા છે. અને અમે અવારનવાર આ પંપના માલિકના મૌખિક લેખિત રજૂઆત કરી છે. 2019માં અમારા ખેડૂતો દ્વારા માનની મામલતદાર સાહેબને રજૂઆત કરી હતી. પછી અમે અમારા ખેડૂતોને અમે મામલતદાર કોર્ટમાં ગયા. મામલતદાર કોર્ટે હુકમ કર્યો કે ભાઈ અહીંયા તમારે મોટી કેનલ બનાવી અથવા તો 3 નાળાના ભૂંગળા મૂકી અને પાણીનો નિહાર કરવો. જે આગળનો કેનલનો પાળો દેખાય છે એ નર્મદા નહેરના ડિસ્ટ્રિક્ટનો પાળો છે, ડિસ્ટ્રિક્ટનો, તો એને પણ અંડરગ્રાઉન્ડ કરી અને પાણીનો નિહાર કરવો. પણ આજ દિન સુધી 17/7/2020ના રોજ હુકમ થયો મામલતદાર કોર્ટની અંદર, પણ આજે 1 વર્ષ ઉપર થવા છતાં આ લોકોએ કાંઈ પણ કાર્ય કર્યું નથી. તો આજે ચોમાસું માથે આવી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ પહેલાં 2 દિવસ પહેલાંનો જે વરસાદ પડ્યો છે એના લીધે અમારા ખેડૂતો કાંઈ ઉગાડી શક્યા નથી. અહીંયા અમારી જમીન આવી છે. 3 થી 4 વર્ષથી આ પેટ્રોલ પંપ થયો છે, બરાબર. પછી 3 થી 4 વર્ષથી અમે અહીંયા રજૂઆત કરી, મામલતદારને કરી, અમે સરપંચ ગયા, બધા ખેડૂતો 200-300 ટ્રેક્ટર ભરીને અહીંથી ગયા, બરાબર. તોય મામલતદાર સાહેબે કોઈ આની ઉપર એક્શન લીધી નથી. એનો ઓલો ભાઈ હુકમ થઈ ગયો છતાં કોઈ એક્શન લીધી નથી. સરકાર આ માય ગાંગલી અને બધા એના બધા ગુલામ છે, અધિકારીઓ છે બધા એના ગુલામ છે. કોઈ જાતનું અહીંયા કાંઈ એવું નહીં કે 3 વર્ષથી અમારે કોઈ એક દાણો પણ નથી પાક્યો આમાં. તોય તે આ ખેડૂતો બધા અહીંયા અમે આવી દર વખતે રજૂઆત કરી, બસ બીજું એમાં અમલમાં કાંઈ નહીં. સરકાર હાવ નમાલીના પેટની છે, કોઈ એક્શન નથી લેતું. ખેડૂતો બધા પાયમાલ થઈ ગયા છે, ગળા ટૂંકા ખાવાના વારા આવ્યા છે. આ બાબતે આજે જ્યારે રજૂઆત આજે આવી છે, એટલે આજે તે સરકાર ઓફિસર સાહેબ અને અમારા મામલતદાર સાહેબ આજે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ અને ખરેખર એ મુજબની ગુણાની મૂકેલ છે કે કેમ ખરાઈ કરી અને નહીં મૂક્યા હોય તો તાત્કાલિક મુકાવવા માટે સૂચના આપી દે. ના, એમને સમય તો ખૂબ થઈ ગયો છે, એટલે એમને કરવાનું જ રહેશે. જો નહીં કરે તો એમને 188 મુજબ કાર્યવાહી કરી અને એમને તોડી અને એને જે છે નિહાર કરી આપીશું. हाल ही में गुजरात राज्य में IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसके आधार पर भावनगर में भी नए जिला कलेक्टर ने पदभार संभाल लिया है।
भावनगर जिलाधीश के रूप में योगेश निरगुड़े की नियुक्ति हुई है। आईएएस अधिकारी योगेश निरगुड़े ने आज भावनगर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विधिवत रूप से कलेक्टर का पदभार संभाल लिया है। जिला अध्यक्ष योगेश निरगुड़े 2013 की बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने गांधीनगर में एमएसएमई के कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। वे भावनगर में भी नगरपालिका के प्रादेशिक कमिश्नर रह चुके हैं। भावनगर से काफी परिचित हैं, जिसका लाभ भावनगर की जनता को मिलेगा। पदभार संभालते ही उन्होंने भावनगर जिले के नागरिकों की समस्या के समाधान की कटिबद्धता जताते हुए जिला के विकास को तेजी देने की बात कही। आज भावनगर जिला में कलेक्टर तरीके जॉइन कर्યું છે तो आ जिला में भूतकाळथी जो काम थतुं આવ્યું છે એ सारी रीते आगळ વધારવાનો प्रयत्न કરીશું। जनताना सामान्य जनताना जो प्रश्नों है એનું તાત્કાલિક કેવી રીતે ઉકેલ લાવી શકાય આ બાબતે વધારે પ્રાયોરિટી આપવામાં આવશે। અને અત્યારે જો કોવિડ વગેરેની जो કામગીરી ચાલે છે એનું પ્રોપરલી મોનિટરિંગ કરીને ત્રીજી વેવ અગર આવશે તો એના બાબતે આપણે ફૂલ પ્રિપરેશન થાય એ માટે અમે પ્રયત્ન કરીશું। पश्चिम बंगाल के मालदा में भारी बारिश से महानंदा नदी उफान पर है और ऐसे में यहां बाढ़ का खतरा लोगों को सता रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के बाद अब भारी बारिश से लोग परेशानी झेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में भारी बारिश से उत्तर की सभी नदियां उफान पर है। महानंदा नदी में भी जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। इस नदी पर बनाया गया डैम काफी कमजोर है और खस्ताहाल होने के चलते डैम से रिसाव भी शुरू हो गया है। ऐसे में महानंदा नदी के तट पर बसे गलीमपुर, जादूपुर, भबनीपुर और श्रीपतिपुर क्षेत्रों के लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नदी के रिसाव को रोकने के लिए बड़े पत्थरों से 2012 में बॉर्डर बनाया गया था, जो अब टूटने लगा है। बांध की मरम्मत के अभाव में ग्रामवासी दहशत में जी रहे हैं और इस डैम के मरम्मत की मांग कर रहे हैं। দেখুন একটা হঠাৎ একটা বর্ষাটা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে এবার বর্ষাটা খুব পরিমাণটাও বর্ষার এবার বেশি, চারিদিকে বৃষ্টিটা খুব বেশি হয়েছে। ইতিমধ্যে যেসব জায়গায় ভাঙন হয় সেসব জায়গায় সম্বন্ধে কিন্তু আমার রিপোর্ট করা আছে, সেগুলো দপ্তরে আমি রিপোর্ট করেছি এবং আপনারাও জানেন যে মালদায় আমাদের একটা মন্ত্রীও আছেন এই দপ্তরে, তাকেও আমার রিপোর্ট করা আছে। গতকালও তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে যে তাকে এই ভাঙনগুলো দেখার জন্য আমি অনুরোধ করেছি। তিনি খুব তাড়াতাড়ি আসবেন এখানে, এসে ভাঙনগুলো দেখে সেগুলোকে যে মানুষ যেন কোনো রকমভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই তিনি গ্রহণ করবেন এবং আমরাও চেষ্টা করব যাতে ইমিডিয়েট একটা ব্যবস্থা করে মানুষকে যেন কোনো অসুবিধার মধ্যে না পড়ে। ওরা চাইছে এখন আপনার পরিদর্শন, আপনি পরিদর্শন 100 বার যাবো, এর মধ্যেই যাবো। আচ্ছা, এখনো তো মানে বর্ষা ঠিক মতন আসেনি, তো জলটা কম হচ্ছে, তো এই ক্ষেত্রে কি সেটা সংস্কার করা সম্ভব? দেখুন একটা জিনিস আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা রয়েছে, যখন জল বেড়ে যায় তখন কিন্তু ভাঙনটা কমে যায়। জলটা যখন অল্প পরিমাণ থাকে তখন কারেন্টের স্রোতটাও বাড়ে, সুতরাং সেই সময় কিন্তু ভাঙন হয়। জল বেড়ে গেলে কিন্তু ভাঙন আর হয় না। সুতরাং এই সময়টাই জল যত কম থাকছে তত ভাঙনের পরিমাণ সংস্কারটা চাইছে না, দেখা যাক না, সংস্কার তো অন্য দপ্তরের ব্যাপার রয়েছে, তাকেও আমি একটা বলেছি, অনুরোধ করেছি, গতকালই অনুরোধ করেছি, তা আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং আমিও এর মধ্যে দেখতে যাব। আমি হয়তো কাল পরশুর মধ্যে সেই সব ভাঙন এলাকাগুলো পরিদর্শন করতে যাব। হ্যাঁ, এই তো নিজে চোখে তো দেখতে পাচ্ছেন ধস নেমে যাচ্ছে, আমরা কি করে থাকবো এখানে? কতদিন ধরে ধস নামছে? ধস নামছে 2 বছর থেকে। এই 2 বছর থেকে এইসব মানে নিচের দিকে পড়ে পড়ে যাচ্ছে বলটার কেটে কেটে। আচ্ছা, এই যে বৃষ্টি যে শুরু হয়েছে, বর্ষা যে চলে এসেছে, এতে বাঁধের অবস্থা কি? বাঁধের অবস্থা ভালো নাই, খুব খারাপ, তো খুব খারাপ বাঁধের অবস্থাও। বাঁধের অবস্থা ভালো নাই, যেখানে সেখানে ধস নেমে যাচ্ছে। যদিপুরে, গালিমপুরে, ভবানীপুর, লায়াটলি, মথুরাপুর, এখানে থেকে আমাদের অনেক লোক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আচ্ছা, বাঁধ 5 বছরের আগেই হবে আরো। বাঁধনি কি এই যে বলটার পড়েছে 12 বছর হয়ে গেল, একদিনও এসে কোনো অফিসার কোনো কিছু করেনি। যে বাড়ির রাস্তা আমার ওখানে বাড়ি নাই, তো সব ধসে পড়ে গেছে। ওই রাস্তা নিজে ঠিক করেছি 60-70 হাজার টাকা দিয়ে, সব ইট ফিট সব ওই পড়ে গেছে। বলছি তো বাড়ি ঘর কিছু নাই গো আমাদের, লোকের জায়গা দিয়ে তারপরে বাইরে হচ্ছি।
VNM न्यूज़ स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। यदि आप अपडेटेड रहना चाहते हैं दिन भर की खबरों से, पल पल की खबरों से, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए VNM TV की YouTube चैनल को और लाइक कीजिए हमारे Facebook पेज को और रहिए खबरों से अपडेटेड। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।